A 500 volt shunt motor runs at its normal speed of 250 rpm when the armature current is 200 ampere. The resistance of armature is 0.12 ohm. Calculate the speed when a resistance is inserted in the field, reducing the shunt field to 80% of normal value and the armature current is 100 ampere. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन. A 500 volt shunt motor runs at its normal speed of 250 rpm when the armature current is 200 ampere. The resistance of armature is 0.12 ohm. Calculate the speed when a resistance is inserted in the field, reducing the shunt field to 80% of normal value and the armature current is 100 ampere. ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी मैथड को बेटा सॉल्व करने के लिए उसकी जो लैंग्वेज है वो आपको बहुत कंसंट्रेशन से पढ़नी पड़ती है, ध्यान से पढ़नी पड़ती है. तो एक बार जरा, वैसे तो मैंने पहले ही इसमें टिक लगा चुका हूं मैं, लेकिन एक बार जरा फिर से देख ले रहे हैं कि क्या क्या डेटा आपको गिवन है. देखिए 500 वोल्ट, ठीक है भाई, रन्स एट इट्स नॉर्मल स्पीड. नॉर्मल स्पीड बेटा इसकी क्या है, आरपीएम यानी एम, 250 आरपीएम, 250 आरपीएम यानी रोटेशन पर मिनट या फिर रिवॉल्यूशन पर मिनट. व्हेन द आर्मेचर करंट इज 200 एम्पियर. सही, आर्मेचर करंट यानी आईए आपको क्या दे रखी है, 200 एम्पियर. ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर यानी आरए, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है आपको 0.12 ओम. कैलकुलेट द स्पीड. अब यहां से स्पीड पूछ रहा है कि भाई आप आरपीएम या फिर स्पीड कैलकुलेट करो जब व्हेन ए रेजिस्टेंस, जब एक एडिशनल रेजिस्टेंस आपने इंसर्ट कर दिया है इन द फील्ड. और ऑब्वियस सी बात है जब फील्ड में रेजिस्टेंस इंसर्ट करेंगे तो रिड्यूसिंग द शंट फील्ड टू 80% ऑफ नॉर्मल वैल्यू. ठीक है, और उस समय आर्मेचर करंट भी आपकी रिड्यूस हो जा रही है 100 एम्पियर. तो दो केस हैं एक तरीके से, इन दो केस का हमें कंपैरिजन करना है. सही, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको कि अगर मैं यहां पे डीसी मोटर की बात है, ठीक है, तो अगर मैं डीसी मोटर की बात करता हूं तो डीसी मोटर की वोल्टेज इक्वेशन क्या होती है. सही, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डीसी मोटर वोल्टेज इक्वेशन. तो अगर मैं डीसी मोटर की वोल्टेज इक्वेशन की बात करूं तो वो आपकी क्या होती है, V बराबर सिंपल EB प्लस IA RA. V बराबर EB प्लस IA RA. सही है, ये डीसी मोटर की वोल्टेज इक्वेशन हो गई. उसके यहां पर देखिए, यहां पे आपका V क्या है, यहां पे V है आपका सप्लाई वोल्टेज, EB क्या है, EB है आपका बैक ईएमएफ, IA क्या है, I में है आपका आर्मेचर करंट. सारी चीजें लिख दे रहा हूं. वेयर V इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, EB इक्वल टू बैक ईएमएफ, IA इक्वल टू आर्मेचर करंट, RA इक्वल टू आर्मेचर रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये चीजें सारी आपको नोटेशन पता होनी चाहिए, कौन सा नोटेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां मैंने लिखा है V बराबर EB प्लस IA RA. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने वोल्टेज इक्वेशन लिखी है इसमें क्या है, इसमें मेरे जो ब्रशेस होते हैं, सही, जो मेरे ब्रशेस होते हैं उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसे मैंने नेगलेक्ट मान रखा है. सही है, तो मैं लिख दे रहा हूं नेगलेक्ट वोल्टेज ड्रॉप across the brushes. सही है, तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको पता होनी चाहिए. सही, मैं आपको हर क्वेश्चन में कुछ एडिशनल बातें वो बताता हूँ. ठीक है, उसके अलावा और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, बैक ईएमएफ. अगर मैं बैक ईएमएफ की बात करूं तो बैक ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, EB की अगर मैं बात करूं
तो देखिए ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ आपका क्या होता है, जनरली ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैक ईएमएफ का बेटा आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो आपका फॉर्मूला होता है एनपी फाई जेड अपॉन 68। एनपी जो बैक ईएमएफ का आपका फॉर्मूला है वो होता है एनपी फाई जेड अपॉन 68। ठीक है, ये आपका बैक ईएमएफ का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन है बेटा स्पीड, फाई क्या है, फाई है आपका फ्लक्स, जेड क्या है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। तो देखिए एन क्या है, वेयर, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए। एन है आपका स्पीड, फाई क्या है बेटा, फाई है आपका फ्लक्स, जेड क्या है नंबर ऑफ या फिर टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। उसके अलावा पी क्या है, पी हो जाएगा आपका नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, और यहाँ पे ए की बात हो तो ए बराबर पी होगा, किस केस में होगा, जब आपकी लेफ्ट वाइंडिंग होगी। तो देखिए ए बराबर पी कब होगा, जब फॉर लेफ्ट वाइंडिंग। और बेटा अगर आपकी वेव वाइंडिंग होगी उस केस में ए की वैल्यू क्या होगी, उस केस में ए की वैल्यू होगी आपकी 2 फॉर वेव वाइंडिंग, फॉर वेव वाइंडिंग। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे मैंने लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो केस मान के चल रहे हैं। पहला केस मान रहे हैं जब आर्मेचर रेजिस्टेंस नॉर्मल था, सही है, और दूसरा केस मान ले रहे हैं जब फील्ड वाइंडिंग में एक एडिशनल रेजिस्टेंस को हम इंसर्ट करा दे रहे हैं। सही है, तो देखिए केस वन पहले मैं लिख रहा हूं। तो देखिए केस वन में आपका क्या क्या डेटा दिया हुआ है। सही, केस वन में क्या क्या आपको गिवन है वो देखते हैं। सही, अगर मैं केस वन में गिवन डेटा की बात करूं तो आपको क्या क्या डेटा गिवन है, सप्लाई वोल्टेज की बात करूं तो वो आपको क्या गिवन है 500 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज, सही, सप्लाई वोल्टेज आपको क्या गिवन है 500 वोल्ट। उसके अलावा अगर मैं आर्मेचर करंट की बात करूं और मेरा पहला केस है तो इसे मैं IA1 से रिप्रेजेंट कर लूंगा। देखिए आर्मेचर सप्लाई वोल्टेज को मैं V से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, आर्मेचर करंट यानी IA1 वो मुझे कितना दे रखा है 200 एम्पियर। जो मुझे आर्मेचर करंट है वो मुझे कितनी गिवन है 200 एम्पियर। उसी तरीके से अगर मैं स्पीड की बात करूं तो पहले केस में मैं स्पीड को N1 से रिप्रेजेंट कर लूंगा, वो भी दे रखा है 250। स्पीड N1 250 आरपीएम, स्पीड मुझे कितनी दे रखी है बेटा 250 आरपीएम। उसके बाद उसके अलावा मैं बात करूं आर्मेचर रेजिस्टेंस की, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस में क्या दे रखा है 0.12 ओम। सही है, अच्छा आर्मेचर रेजिस्टेंस तो मेरा सेम ही रहेगा दोनों केस में। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस RA वो मुझे दे रखा है 0.12। ठीक है, ये डेटा मुझे इस सवाल में गिवन है। सही है, और यहाँ पे मैं फ्लक्स अपने मन से एज्यूम कर ले रहा हूँ कि चलिए नॉर्मल कंडीशन, पहली कंडीशन को नॉर्मल कंडीशन मान ले रहा हूँ, दूसरी कंडीशन को मैं मान ले रहा हूँ कि जब एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड कर लिया गया है अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। तो मैंने पहले कंडीशन मान लिया है लेट फ्लक्स इक्वल टू 5। सही है, और ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं एट नॉर्मल कंडीशन, यानी जब एडिशनल रेजिस्टेंस को हमने इंसर्ट नहीं कराया है। ठीक है, अब अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊं तो इसका सर्किट डायग्राम आपका कैसे बनेगा, देखिए सही, और एक मैं शंट में वाइंडिंग हो गई है। ठीक, तो देखिए
ये मेरा आर्मेचर है, तो यहाँ पे जो मेरा ईएमएफ होगा क्या होगा, ईबी होगा, सही है। और सॉरी, यहाँ पे जो आर्मेचर होगा वो मेरा ईबी होगा, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या होगा, आरए। आरए होगा मेरा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आर ए इक्वल टू 0.12 ओम, ये मेरा ईबी हो गया, सही। उसके अलावा अगर मैं आर्मेचर करंट की बात करूं, यहाँ पे मेरी आर्मेचर करंट होगी IA1। IA1 कितना होगा मेरा, IA1 होगा मेरा बेटा 200, सही है। IA1 मेरा, और मोटर है तो इनकमिंग करंट होगी, सही। वोल्टेज की बात करूं, वोल्टेज कितना होगा मेरा, या फिर सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू 500 वोल्ट, सही। तो ये जो मेरा पहला केस था उसका मैंने सारा डेटा आपके सामने लिख दिया। अब चलिए दूसरा केस देखते हैं, ये मुझे रफ करना पड़ेगा। ये सवाल मैं पूरा सलीके से कर रहा हूं, सलीके का मतलब क्या है, पूरा डिटेल में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, जिस तरीके से आपके कन्वेंशन में क्वेश्चन आते हैं। सप्लाई वोल्टेज, चलिए अब केस 2 देख ले रहे हैं। ये पहला केस था, केस 2। केस 2 की बात कर ले रहे हैं, तो केस 2 में आपको क्या क्या गिवन है। तो केस 2 में कहानी क्या दे रखी है, व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन द फील्ड वाइंडिंग, सही। तो आपका दूसरे केस में क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका फील्ड वाइंडिंग में इंसर्ट हो रहा है, तो मैं लिख दे रहा हूं व्हेन एक्सटर्नल resistance is inserted इन फील्ड वाइंडिंग, सही। फील्ड वाइंडिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम ऐड कर दे रहे हैं, सही। तो इस केस में सप्लाई वोल्टेज तो आपका वही रहेगा, सही। सप्लाई वोल्टेज आपका क्या रहेगा, 500 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू 500 वोल्ट। लेकिन मेरी अब आर्मेचर करंट बेटा चेंज हो जा रही है। आर्मेचर करंट मेरी क्या हो जा रही है, आर्मेचर करंट मेरी हो जा रही है 100 एम्पियर, यानी आर्मेचर करंट ये कितनी हो जा रही है, 100 एम्पियर। ये मेरी आर्मेचर करंट हो गई 100 एम्पियर, और इसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है IA2 से, सही है। और आर्मेचर रेजिस्टेंस मेरा वही रहेगा 0.12 ओम। आर्मेचर रेजिस्टेंस RA इक्वल टू 0.12 ओम। आर्मेचर रेजिस्टेंस मेरा यही रहेगा। तो ये मेरा दूसरा केस हो गया। इसका भी मैं सर्किट डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूं, क्योंकि सर्किट डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। शंट मोटर है डीसी। अब यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करिए, क्योंकि एक एडिशनल रेजिस्टेंस को इंसर्ट करा रहे हैं फील्ड वाइंडिंग में, यानी ये मैंने इंसर्ट करा दिया एक एडिशनल रेजिस्टेंस, ये हो गई बेटा मेरी फील्ड वाइंडिंग। अच्छा, ये फ्लक्स की अभी और मैं बात करनी है। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा क्या होगा, RA। तो RA मेरा क्या होगा, 0.12 ओम। ये मेरा क्या होगा, IA2 मेरा क्या होगा, 100 एम्पियर। ये बेटा मेरा क्या होगा, ये होगा मेरा सप्लाई वोल्टेज, यानी 500 वोल्ट। ठीक है, तो ये सारा डेटा मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए सवाल में आपको बेटा गिवन है, ड्यू टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस द फील्ड रिड्यूसिंग द शंट फील्ड टू 80% ऑफ नॉर्मल वैल्यू, सही है। रिड्यूस कर दे रहा है 80%, सही है। तो देखिए यहाँ पे हम फ्लक्स है वो आपका 80% रिड्यूस हो रहा है, सही, नॉर्मल वैल्यू का। तो मैंने पहले वाले केस में फ्लक्स क्या माना था, मैंने पहले वाले केस में फ्लक्स माना था φ1 इज द फ्लक्स एट नॉर्मल कंडीशन, कि भाई φ1 फ्लक्स मेरा नॉर्मल कंडीशन में है, तो φ2 की वैल्यू मेरी क्या होगी, 80% ऑफ φ1। भाई 80% रिड्यूस हो रहा है ना, तो φ2 की वैल्यू क्या होगी, 80% ऑफ φ1, सही। तो देखिए φ2 मेरा क्या होगा, 80% ऑफ φ1। तो 80% ऑफ φ1 मेरा क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, सिंपल लिख सकता हूं 0.8 φ1, 0.8 φ1,
ठीक है, तो यहां तक आपको डेटा क्लियर हो गया। यहां पे आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है स्पीड। सही, ये भी लिख दे रहे फाइन, क्या निकालना है आपको, N2, यानी जब फ्लक्स रिड्यूस होके ये हो जाता है नॉर्मल वैल्यू से, उस केस में आपका रोटेशन पर मिनट क्या होगा। सही, देखिए सवाल कैसे होगा। पहले वाला केस है, पहले वाला केस में हम वोल्टेज इक्वेशन लगाते हैं। देखिए इन केस फर्स्ट, चलिए मैं यहां से सवाल सॉल्व कर रहा हूं। इन केस फर्स्ट की बात करी तो केस फर्स्ट में बेटा वोल्टेज इक्वेशन आपको बता दी थी। वोल्टेज इक्वेशन क्या थी आपकी, V बराबर EB प्लस IA RA। सही, तो केस फर्स्ट में क्या लिख सकता हूं, EB1 बराबर V माइनस IA1 RA। सही है, तो देखिए EB1 इक्वल टू V माइनस IA1 RA। V की वैल्यू मुझे पता है, आर्मेचर करंट की वैल्यू मुझे पता है, RA की वैल्यू पता है, तो वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहा हूं। V कितना है मेरा 500, IA1 कितना है मेरा 200। आर्मेचर रेजिस्टेंस की बात करूं तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है मेरा 1.12। करिए बेटा इसे सॉल्व, देखिए क्या आता है सॉल्व होके ये। फाइव हंड्रेड माइनस का 200 इंटू 0.12 इक्वल टू 476 वोल्ट आएगा। सही है, इसे रफ कर दे रहे हैं। तो ये मेरा जो 476 वोल्ट आ रहा है, इन केस टू देखिए, इन केस टू EB2 बराबर V माइनस IA2 RA। सही, अगर बेटा मैं अपने सेकंड केस की बात करता हूं, अगर मैं अपने सेकंड केस की बात करता हूं, सेकंड केस में कहानी क्या होगी कि IA2 आर्मेचर करंट बेटा मेरी चेंज हो रही है ना, आर्मेचर करंट है वो मेरी चेंज हो रही है, यानी सीधे मैं वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, EB2 बराबर सप्लाई वोल्टेज तो वही है मेरा 500। IA2 की बात करूं, IA2 कितना है मेरा 100, RA कितना है 0.12। तो देखते हैं सेकंड केस में EB2 क्या फर्क पड़ रहा है, यानी हमारा बैक ईएमएफ क्या निकल के आ रहा है वो देख लेते हैं। 500 माइनस का 100 माइनस का 0.12 488, ये सॉल्व क्या आपका आ जाएगा बेटा 488 वोल्ट। सही, यानी बेटा अब आपको दोनों केस में आपकी बैक ईएमएफ की क्या वैल्यू है, दोनों केस में आपकी बैक ईएमएफ की क्या वैल्यू ये आपको पता है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमें एक रिलेशन पता है, हमें क्या रिलेशन पता है, मैं आपको बता भी चुका हूं रिलेशन कि जो बैक ईएमएफ है वो हमारा n फाई के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब क्योंकि बैक ईएमएफ प्रोपोर्शनल n फाई, where EB is the back EMF, n is the speed in RPM rotation per minute और revolution per minute, phi is the flux। यानी अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, EB1 प्रोपोर्शनल N1 phi1। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं। सेम इसी तरीके से सेकंड केस की बात करूं तो सेकंड केस में मैं इसे बेटा क्या मान सकता हूं, EB2 प्रोपोर्शनल N2 phi2। ये मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा सेकंड केस हो गया। अब अगर मैं डिवाइड बाय इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करूं, सही, और मैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करता हूं तो क्या आएगा मेरा, देखिए सिंपल EB1 अपॉन EB2 बराबर N1 phi1 अपॉन N2 phi2। ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा, तो यहां से मैं डायरेक्ट मैं अपनी N2 की वैल्यू निकाल देता हूं। तो देखो N2 क्या आएगा मेरा, N2 बराबर N1 phi1
phi2 into EB2 अपॉन EB1, और इस रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मेरा हो गया N1, यानी N2 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, N2 बराबर मेरा हो जाएगा N1 phi1 अपॉन phi2 इंटू EB2 डिवाइड बाय EB1। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सारी वैल्यू पता है, रखिए यहाँ पे सारी वैल्यू। N2 इक्वल टू, अगर मैं N1 की बात करता हूँ, N1 आपको क्या दे रखा है 250 आरपीएम। ठीक है, phi1 तो phi1 रहेगा, phi2 क्या रख लूंगा, phi2 रख लूंगा 0.851, तो phi1 मेरा phi1 रहा, इसे रख लिया मैंने 0.851। EB2 EB1 की बात करूं तो EB2 क्या दे रखा है, EB2 दे रखा है 488, EB1 क्या दे रखा है 476। सॉल्व कर लो बेटा, इससे आपका आंसर आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1/0.8 होगा 488/476 488 अपॉन 476 इंटू 1/0.8 1 डिवाइड बाय 0.8 इंटू 250 इक्वल टू 320.37 आरपीएम। इसका जो आंसर आएगा आपको 320.37 आरपीएम या फिर रोटेशन पर मिनट। ठीक, तो सिंपल सवाल है, कुछ ऐसा खास सवाल नहीं है, सिंपल ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इस सवाल में मैंने काफी ज्यादा टाइम लगाया, सही, ये बिल्कुल कन्वेंशनल का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं हर क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन में से बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कन्वेंशनल क्वेश्चन को कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, सही से आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेना है। चाहता तो इस सवाल में शायद 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर सकता था, सही, लेकिन कन्वेंशन में किस तरीके से क्वेश्चन को लिखा जाता है, सही, वो एक तरीका मैं बता रहा था कि की पॉइंट तो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए, सबसे पहले गिवन लिखना होता है, उसके बाद फाइंड लिखना पड़ता है, उसका प्रोसीजर लिखना पड़ता है, सही। यहाँ पे काम की बातें क्या है जो आप इस बहुत ज्यादा सीखने वाली है कि बेटा ये रिलेशन आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके लिए, सही। डायरेक्ट आपको phi1 phi2 EB2 EB1 N1 की वैल्यू डायरेक्ट दी होंगी और सीधे आपसे पूछा जाएगा भाई बताओ N2 की वैल्यू क्या है, सही है। या फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में ये जो इक्वेशंस लिखी हैं, ये इक्वेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब क्वेश्चन को सिर्फ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो रिलेशन लिखा है ये आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर बेटा बात करते हैं ये चीज, ये सॉरी ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन, सारे के तीनों रिलेशन है तो सेम ही, सही, ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन में सिर्फ कन्वेंशन देखना है, आप कितना किसी सवाल से सीख सकते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बेटा आपके कन्वेंशन वाले क्वेश्चन से ही रेडी होते हैं, सही। अगर आपने कन्वेंशनल तैयारी अच्छी कर रखी है तो ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपके कुछ ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से कम 10 या 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैं बीच बीच में से लगवाता हूं कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ रिवाइज हो जाते हैं, सही। अब मैंने शायद अभी डीसी मशीन के 4 सवाल कराए होंगे, तो जो बच्चा एटलीस्ट ये भले 1 घंटा लग जाए 4 सवाल लगाएगा, उसका डीसी मशीन के सवाल फिर छूटना बहुत मुश्किल बात है। फिर वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे कन्वेंशनल वाला पेपर हो या फिर ऑब्जेक्टिव वाला पेपर हो, आराम से उसके वो सारे क्वेश्चंस इजीली लग जाएंगे। ठीक है, आज मैंने लगभग 5 क्वेश्चंस ऐसे कराए जिससे मैंने पूरी लैंग्वेज लिखी है। ठीक है, तो ये बीच बीच में चीज मैं करता रहता हूँ कि जिससे आपको ओवरऑल रिवीजन होता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के लेक्चर का आखिरी 5 क्वेश्चन से बेटा मैं बाइफरकेट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर दैट एब्सॉर्ब्स 2400 वॉट व्हेन कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। रिपीट कर, ए ऑप्शन आपका 6 ओम, बी है 12 ओम, सी है 20 ओम, डी है आपका 10। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, फाइंड द रेजिस्टेंस, सही, रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर दैट एब्सॉर्ब्स 2400 वॉट 2400 वॉट
व्हेन कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। ए है आपका 6 ओम, बी है 12 ओम, 12 ओम, सी है 20 ओम और डी है 10 ओम। सही। देखिए आपको फॉन्ट साइज तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन ने 2 बार बोला है। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या फाइंड करा रहा है, यहाँ से पे आपसे बेटा रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करा रहा है। सही, कि भाई रेजिस्टेंस आपका क्या होगा। सही, किसका? इलेक्ट्रिक हीटर का। इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। पावर कितनी दे रखी है बेटा आपको? 2400 वाट। ठीक है, 2400 वाट पावर दे रखी है। और बेटा सप्लाई कितनी दे रखी है? सप्लाई आपको दे रखी है 120। पावर दे रखी है आपको 2400 वाट, सप्लाई दे रखी है 120 वोल्ट। तो यहाँ पे कोई अब लैंग्वेज नहीं लिख रहा, जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख रहा था, डायरेक्ट कर देते हैं सीधे। आर बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर होता है आपका v स्क्वायर अपॉन p। और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू देखिए, वोल्टेज आपको क्या दे रखा है? वोल्टेज आपको डायरेक्ट दे रखा है 120 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 120 का स्क्वायर। और पावर की बात कर लेते हैं बेटा, पावर कितना है आपका? 2400। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ये आपका सॉल्व होके आएगा बेटा 120 इंटू 120 इक्वल टू डिवाइड बाय 2406। ये आपका सॉल्व क्या आएगा? 6 ओम। सही, तो सारे सवाल में लैंग्वेज नहीं लिखता हूं मैं, लेकिन कुछ सवाल में लैंग्वेज पूरी मैं लिखता हूं कि क्या उसके की पॉइंट्स हैं, क्या क्या गिवन डेटा है, फाइंड क्या करना है, प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग। सही, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका 6 ओम हो गया। सही, तो देखो ये सवाल जो है आपका, ये 10 सेकंड या 20 सेकंड वाली कैटेगरी का सवाल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये क्वेश्चन देखते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट, मैंने शॉर्ट में लिखा है बिटवीन, शॉर्ट में लिखा है से बीईटी डब्ल्यू डबल ई एम, बिटवीन इनपुट आई एन पी यू टी एंड आउटपुट ओ यू टी पी यू टी, आउटपुट शॉर्ट में लिखा है से वोल्टेजेस इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज। ए है बेटा आपका 0 डिग्री, बी है आपका 90 डिग्री, सी है 180 डिग्री, डी है 270 डिग्री। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज। ए है आपको बेटा 0 डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी है 180 डिग्री, डी है 270 डिग्री। सही है, तो यहां पे फेज डिफरेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? फेज डिफरेंस की। किसके किसके बीच में बात हो रही है? इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। सही, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस की बात हो रही है। और किस केस में बात हो रही है? दो तीन केस होते हैं आपके। तो यहाँ पे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बीच की बात हो रही है कि भाई कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, तो उस केस में इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में आपका फेज डिफरेंस क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपका फेज डिफरेंस होगा ये आपका बेसिकली क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, सीधे ये टिक लगाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आता है, और नहीं आता है तो बेटा फिर दिक्कत है। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ एडिशनल बातें बताता हूं कि फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस के बारे में देखिए। फेज डिफरेंस एक चार्ट बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने बोला है, काफी क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। देखिए हमारे किस किस कॉन्फ़िगरेशन, चार्ट में मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख ले रहा हूँ, फिर फेज डिफरेंस आपको बताऊंगा, इनपुट इंपेडेंस बताऊंगा और आउटपुट इंपेडेंस बताऊंगा कि इनपुट इंपेडेंस आपका हाई होगा, लो होगा, मीडियम होगा, क्या होगा। सही है, तो एक आपका हो गया बेटा कॉन्फ़िगरेशन। सही, कॉन्फ़िगरेशन के बाद दूसरा आपका जो कॉलम होगा वो क्या होगा? फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। सही है,
और इंपेडेंस की बात कर ले रहा हूं, इंपेडेंस मतलब क्या, इनपुट इंपेडेंस क्या होगा, आउटपुट इंपेडेंस क्या होगा। तो देखिए इनपुट इंपेडेंस और फिर आपका आ जाएगा आउटपुट इंपेडेंस। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या क्या होंगे, जैसे पहला आपका हो गया कॉमन बेस, एक तो कॉमन बेस हो जाएगा, दूसरा आपका बेटा कॉमन अमीटर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका कॉमन कलेक्टर। ठीक है, कॉमन बेस थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, लेकिन मैं सारी बात मैंने यहाँ पे बोली है। सही है, कॉमन बेस हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा कॉमन अमीटर, और तीसरा आपका हो जाएगा कॉमन कलेक्टर। ठीक है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं बेटा फेज डिफरेंस की बात करूं, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस बोल लो या फिर उनकी वेव फॉर्म बोल लो, सही ऑब्वियस सी बात है, वेव फॉर्म में आपका फेज डिफरेंस आता है। तो कॉमन बेस में आपका क्या होता है, 0 डिग्री। ठीक है, ये होता है आपका 0 डिग्री। सेम इसी तरीके से कॉमन एमीटर की बात करूं तो कॉमन एमीटर में क्या होता है 180 डिग्री। कॉमन कलेक्टर की बात करूं तो इसमें क्या होता है आपका 0 डिग्री। सही, इनपुट इंपेडेंस की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं बेटा कॉमन बेस की, तो कॉमन बेस में इनपुट इंपेडेंस क्या होता है आपका लो। और सेम अगर बेटा कॉमन बेस में अगर मैं आउटपुट इंपेडेंस की बात करता हूं तो वो आपका क्या होता है बेटा हाई। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर बात करी जाती है कॉमन एमीटर की, सही, तो कॉमन एमीटर के केस में इनपुट इंपेडेंस आपका क्या होता है मीडियम। सेम बेटा अगर आउटपुट इंपेडेंस की बात करें तो वो क्या होगा, कॉमन एमीटर के केस में वो भी आपका होगा मीडियम। सेम अगर बात कर लेते हैं बेटा कॉमन कलेक्टर केस में, तो कॉमन कलेक्टर केस में इनपुट इंपेडेंस आपका क्या होता है हाई। आउटपुट इंपेडेंस की बात करूं तो वो क्या होता है आपका लो। ठीक, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे लिख लिए। तो देखो जैसे मैं बोलता नहीं हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराता हूं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सारे कवर कराने की कोशिश करता हूं। इससे कम से कम 7 8 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं उन्हें फायदा नहीं होना, उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होना है। अगर मैं वहां पे चाहता तो सीधे टिक मार के आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसी से कोई खास मतलब नहीं बनेगा। सही, इस लेक्चर की लेंथ मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा होगी, 2.5 घंटे हो सकती है नहीं पॉसिबल, लेकिन चलिए वो कोई इशू वाली बात नहीं है। आज आपको थोड़ी सी कन्वेंशनल का भी आपको टच मिला होगा, कैसे क्वेश्चन करे जाते हैं, लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम द जीरो फेज सीक्वेंस करंट्स आर, ए है बेटा मैक्सिमम, बी है मिनिमम, सी है 0, डी है वेरी। रिपीट कर रहा हूं, इन ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम द जीरो फेज सीक्वेंस करंट्स आर, ए है आपका मैक्सिमम, बी है मिनिमम, सी है 0, डी है वेरी। सही है, तो देखिए यहां पे क्या बात हो रही है बेटा बैलेंस 3 फेज सिस्टम की, यहाँ पे बैलेंस 3 फेज सिस्टम की बात हो रही है। सही, और बैलेंस 3 फेज सिस्टम में कहानी क्या है कि 0 फेज सीक्वेंस आपसे पूछ रहे हैं कि भाई 0 फेज सीक्वेंस करंट क्या होती है, तो ऑब्वियसली बात है 0 होती है। ठीक है, अगर इसके बारे में एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर, तो आप यूट्यूब पे कमेंट करिए। तो मैंने कुछ लेक्चर पढ़ा रखे हैं फॉल्ट एनालिसिस में, तो फॉल्ट एनालिसिस में ये मैंने सारे सीक्वेंस कंपोनेंट बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रखे हैं, तो वो लेक्चरों का जो लिंक होगा वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहां देख लीजिएगा। लेकिन खैर चलिए यहाँ थोड़ी बेसिक बात देखिए, अगर मैं पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की बात करूं तो बेसिकली उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट,
देखिए पॉजिटिव तीन आपके सीक्वेंस कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बेटा आपका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, एक होता है आपका नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, एक होता है आपका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो अगर पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की बात करते हो तो इट रिप्रेजेंट थ्री इक्वल फेजर, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, इट रिप्रेजेंट थ्री इक्वल फेजर, इट रिप्रेजेंट थ्री इक्वल फेजर। से तीन इक्वल फेजर होते हैं, उनके बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, वो आपका क्या होता है, विद ए फेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 120 डिग्री है, विद ए फेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 120 डिग्री। फेज डिस्प्लेसमेंट के पीछे कितना होता है आपको बेटा, 120 डिग्री का होता है, सही। एंड हैज फेज सीक्वेंस सेम एज द ओरिजिनल फेजर, एंड हैज फेज सीक्वेंस, एंड हैज फेज सीक्वेंस same as the ओरिजिनल फेजर। ओरिजिनल फेजर बोल सकते हो या फिर ओरिजिनल सीक्वेंस बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये होता है आपका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ठीक है। सेम अगर मैं ऐसे आपसे बात करूं नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की, तो भी देख लीजिए नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट अगर मैं नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की बात करूं, उसकी डेफिनेशन में लगभग सेम, बस एक डिफरेंस आता है कि मैं लिख दे रहा हूं, इट रिप्रेजेंट थ्री इक्वल फेजर with a phase displacement of 120 डिग्री has, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, has phase sequence अपोजिट आएगा यहां पे, सही, अपोजिट एज द ओरिजिनल फेजर, अपोजिट एज द ओरिजिनल फेजर, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन किसकी थी, ये आपकी डेफिनेशन थी बेटा नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की। उसके बाद एक आखिरी आपका बचा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है, ये भी सेम ही है, लेकिन चलिए लिख देते हैं डेफिनेशन, यहाँ दो डेफिनेशन लिखी है। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, सही, ये भी आपके तीन इक्वल फेजर होते हैं और ये आपके आपस में पैरेलल में होते हैं, सही। इट रिप्रेजेंट थ्री इक्वल एंड पैरेलल फेजर विद जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट, इट रिप्रेजेंट थ्री इक्वल एंड पैरेलल फेजर, सही, पैरेलल फेजर। और इसमें जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है आपस में, वो आपका जीरो होता है, मतलब होता नहीं, विद जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए जो अभी क्वेश्चन हमने करा था, उस क्वेश्चन में कहानी क्या थी, उस क्वेश्चन में आपसे बोल रहे थे बैलेंस,
तो भाई बैलेंस में नहीं आपका नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, ना ही आपका जीरो फेज सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बैलेंस जो आपका सिस्टम होता है उसे हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई फॉल्ट आ जाता है, सही, जब अनबैलेंसिंग आ जाती है तो उस केस में क्या होता है, तो आपका नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट और जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट पिक्चर में आता है। सही है, लेकिन और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप मुझे बोलना यूट्यूब सॉरी आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा लेक्चर का, क्योंकि पॉइंट्स इसमें और भी हैं। जैसे इस टाइप का पॉइंट है कि लाइन टू लाइन फॉल्ट हो रहा है, तो भाई उसमें जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं आएगा। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट कब आएगा, जब ग्राउंड आपका पिक्चर में आएगा, ग्राउंडिंग वाली कहानी आएगी। सही से, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या फिर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सही है, थ्री फेज फॉल्ट में नहीं आएगा, थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट में आएगा। तो ये डिटेल में कहानी है, पढ़ा रखी है, आप बोला तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन देखते हैं, द फेज डिफरेंस बिटवीन, सही, बिटवीन sinusoidal quantities 100 cos omega t minus 30 degree and 200 sin omega t plus 30 degree is, ये ऑप्शन दे रखा है 0 डिग्री, बी दे रखा है 30 डिग्री, सी दे रखा है 60 डिग्री, डी दे रखा है बेटा आपको 90 डिग्री। रिपीट कर रहा हूं, द फेज डिफरेंस बिटवीन sinusoidal quantities 100 cos omega t minus 30 degree and 200 sin omega t plus 30 degree is, ए दे रखा है 0 डिग्री, बी दे रखा है 30 डिग्री, सी दे रखा है 60 डिग्री, डी दे रखा है आपको बेटा 90 डिग्री। तो देखिए यहां पे आपको फेज डिफरेंस आपसे पूछ रहे हैं कि भाई फेज डिफरेंस आपका क्या होगा। सही है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू साइनसॉइडल क्वांटिटीज, यहां पे दो साइनसॉइडल क्वांटिटीज हैं बेटा आपके पास। सही है, एक तो आपके पास ये है साइनसॉइडल क्वांटिटी और एक आपके पास ये है, इन दो के बीच में आपसे फेज डिफरेंस पूछ रहा है। 0 होगा, 30 होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास दो है, तो E1 हो गया, माना E1 क्या हो गया मेरा 100 cos ओमेगा टी माइनस का 30 डिग्री। सही है, ये मेरा E1 हो गया। E1 क्या हो गया 100 cos ओमेगा टी माइनस का 30 डिग्री। और E2 को मेरा क्या मैं मान ले रहा हूं, E2 मुझे क्या दे रखा है, E2 दे रखा है 200। तो मुझे इन दोनों जो मेरे ये साइनसॉइडल क्वांटिटीज दे रखी है सेम फॉर्म में लाना पड़ेगा बेटा, तब सवाल सॉल्व हो पाएगा। या तो मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट करूं या फिर साइन को कॉस में कन्वर्ट करूं। चलिए कॉस को साइन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो जो मेरा 100 कॉस लिखा है इसमें क्या लिख सकता हूं, सिंपल लिख सकता हूं 100 साइन ओमेगा टी, सॉरी जब 100 साइन लिख रहा हूं तो इसे क्या लिख सकता हूं 100 साइन 90 प्लस ओमेगा टी माइनस का 30 डिग्री। तो यानी इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 100 साइन ओमेगा टी प्लस का 60 डिग्री। ठीक है, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 100 साइन ओमेगा टी प्लस का 60 डिग्री। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, देख लेते हैं फेज डिफरेंस। अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करता हूं, फेज डिफरेंस सिंपल हो जाएगा 60 माइनस का 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। एक सेकेंड, 60 है और 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल किया जाएगा 60 माइनस का 30 डिग्री, 60 माइनस का 30 बराबर 30 डिग्री। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये मेरा बी वाला ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट होगा। तो देखिए इन सवालों में से इतनी सी नॉर्मल सी बात है कि आपको बेटा ये चीज देखनी होती है कि सेम फॉर्म में आपको दोनों सिग्नल करने होते हैं या फिर दोनों साइनसॉइडल क्वांटिटीज करनी होती है, तो साइन में कर लो फिर कॉस में कर लो। ठीक है, और से साइन में है तो ज्यादा अच्छी बात है। चलिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको काफी एडिशनल बातें बताऊंगा मैं। देखिए, फॉर द सेम कंडक्टर लेंथ सेम अमाउंट ऑफ पावर, सेम लॉसेस एंड सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ विच सिस्टम रिक्वायर्स मिनिमम कंडक्टर एरिया। ए है आपका सिंगल फेज एसी, बी है आपका 3 वायर डीसी, सी है 2 फेज एसी और डी है आपका 3 वायर एसी। अगर फॉन्ट साइज में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। For the same conductor length, same amount of power, same losses and same maximum voltage to earth
Which system requires minimum conductor area? A है सिंगल फेज एसी, बी है 3 वायर डीसी, सी है 2 फेज एसी और डी है बेटा 3 वायर एसी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं। फॉर द सेम कंडक्टर लेंथ, सेम कंडक्टर लेंथ की बात हो रही है बेटा, चलो ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ पावर, सेम अमाउंट ऑफ पावर, सेम अमाउंट ऑफ पावर, चलो ठीक है। सेम लॉसेस, सेम लॉसेस, ठीक है। एंड सेम मैक्सिमम वोल्टेज, एंड सेम मैक्सिमम वोल्टेज, सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ, टू अर्थ, टू अर्थ। विच सिस्टम रिक्वायर्स मिनिमम कंडक्टर लेंथ, सिस्टम रिक्वायर्स मिनिमम कंडक्टर एरिया। इसका सिंपल आंसर क्या होगा? सिंपल आंसर होगा 3 वायर डीसी। ठीक है, ये टॉपिक बेटा मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। इससे भी अगर आपको चाहिए वीडियो, मुझे YouTube पे कमेंट करिए, मैं आपको लिंक 101% शेयर करूंगा। या फिर मुझे आप YouTube पे आपका क्या करो, अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर मुझे अपना लिख के भेज दिया करो, सही। तो उस व्हाट्सएप नंबर पे मैं लिंक शेयर कर दूँ, सही। जो लिंक कॉपी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है फिर दूसरा वीडियो खोलने में, सही। चलिए खैर, हाँ, तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। मैंने इसे सारे डेरिवेशन करा रखे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ चार्ट बना रहा हूँ जिसमें आपको सिंपल जो चीजें वो बता दे रहा हूँ। देखिए हमारे पास कितने टाइप के सिस्टम पॉसिबल्स हैं। एक मैंने बना दिया सिस्टम, सही, मैं बताऊंगा एक एक करके। उसके बाद दूसरा क्या हो गया, दो केस है मेरा, सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ और सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर्स। देखिए सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ और सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे वो सारी कंडीशन अप्लाई है कि सेम पावर सप्लाई हो रही है, सेम वोल्टेज है, सारी चीजें, वो सारी चीजें जो सेम लेंथ ऑफ है, एरिया आपका सेम है उस केस में। तो देखो पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं भाई। सिस्टम दो तरीके से होते हैं, एक हो सकता है आपका डीसी सिस्टम और एक हो सकता है एसी सिस्टम। तो पहले डी सिस्टम की बात करते हैं। डी सिस्टम में पहला आपका क्या हो गया, डीसी सिस्टम 2 वायर, डीसी सिस्टम 2 वायर। तो अगर डीसी सिस्टम 2 वायर की बात करूंगा तो इस केस में आपका क्या आता है 1, सही। ये मैं यहाँ पे इसे स्टैंडर्ड माना जाता है। स्टैंडर्ड से मतलब क्या है कि डीसी सिस्टम 2 वायर का हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके अलावा और जितने भी सिस्टम आते हैं उसका कंपैरिजन कराते हैं डीसी 2 वायर से, सही है। ये है। अब दूसरा कौन सिस्टम डीसी बनेगा, डीसी 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ, डीसी 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ। तो अगर डीसी 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ की बात करते हो तो यहाँ पे आपको क्या आता है 0.25, सही है, 0.25। ये क्या रहेगा, ये चार्ट बेटा इसलिए बना रहा हूं जो इस चार्ट से आपको पता नहीं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रेडी होंगे, सही है। अब डीसी में तीसरा सिस्टम कौन सा होता है, डीसी तीसरा सिस्टम आपका जाएगा डीसी 3 वायर, डीसी 3 वायर। तो डीसी 3 वायर की बात करते हैं। डीसी 3 वायर में क्या आएगा 0.3125 पॉइंट, ये वैल्यूज आप भी एक बार वेरीफाई करिएगा, मुझे कई बार मैं भूल जाता हूँ। 0.3125, सही है। और ये वैल्यू आपकी आएगी 1.25। ये आपको कौन सा हो गया, ये हो गया डीसी 3 वायर, सही है। अब चलिए एसी पे आ जाते हैं। एसी में भी आपके दो केस बनेंगे। एसी में आपका एक तो केस कौन सा बनेगा, सिंगल फेज, 3 केस बनेंगे। सिंगल फेज का बनेगा, 2 फेज का बनेगा, 3 फेज का बनेगा। तो चलिए पहले सिंगल फेज देखते हैं। सिंगल फेज से पहले क्या होगा, सिंगल फेज 2 वायर, सिंगल फेज 2 वायर। तो सिंगल फेज 2 वायर की बात करें, फॉरवर्ड कंडक्टर हो गया, रिटर्न कंडक्टर हो गया। सिंगल फेज 2 वायर केस में क्या आता है, अब एसी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है पावर फैक्टर भी इंक्लूड होगा, है ना, पावर फैक्टर इंक्लूड होगा। तो सिंगल फेज 2 वायर की बात में क्या आएगा 2/cos² 5,
2 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। और दूसरे वाले केस की बात करेंगे, यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी सेम रहेगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। सही, तो ये कौन सा केस हो गया, ये आपको अभी सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। चलिए सिंगल फेज 2 वायर हो गया। सिंगल फेज 2 वायर के बाद अब किसकी बात कर लेते हैं। सिंगल फेज में दो केस और बनेंगे, एक बनेगा आपका सिंगल फेज 2 वायर विद मिड पॉइंटर। सिंगल फेज 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ। सिंगल फेज 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ। तो सिंगल फेज 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ की बात करूं, यहां क्या आएगा 0.5 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। 0.5 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये आपको 0.5 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव आएगा। दूसरे केस में क्या आएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। सही है, तो पहला हो गया सिंगल फेज, पहला था सिंगल फेज 2 वायर, दूसरा था सिंगल फेज 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ, तो तीसरा आपका क्या होगा सिंगल फेज 3 वायर। अब अगर मैं सिंगल फेज 3 वायर की बात करूं, सिंगल फेज 3 वायर में क्या आएगा 0.625 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। 0.625 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। और जो दूसरा केस बन रहा है वहां क्या आपका आएगा 2.5 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। 2.5 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। चलिए सिंगल फेज के तीनों केस हो गए, अभी 4 केस और बचे हैं। 2 फेज के 2 केस हैं और 3 फेज के 2 केस हैं। तो 2 फेज की बात कर लेता हूं। 2 फेज में पहले केस क्या बनाते हैं 2 फेज 4 वायर, यानी 2 फेज 4 वायर। सही है, तो 2 फेज 4 वायर की अगर बेटा बात करते हैं, 2 फेज 4 वायर में क्या होता है 0.5 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। 0.5 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो दूसरा केस उसमें क्या बनेगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, चलिए 2 फेज 4 वायर के बाद आपका केस क्या बनेगा 2 फेज 3 वायर। 2 फेज 3 वायर, अगर 2 फेज 3 वायर की बात करूं यहां पर क्या आएगा 1.457 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। 1.457 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। और दूसरा केस में आपका क्या आएगा, दूसरा केस में आएगा 2.914 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। 2.914 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। एक लास्ट केस आपको और बच रहा है 3 फेज का। 3 फेज में 2 केस है, 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर। आप लोग मुझे लगता है बोर हो गए होंगे, लेकिन ये चार्ट एक बार बना लोगे और रट लोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर की बात करूं 0.5 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। और दूसरा केस में आपका क्या आएगा, दूसरा केस में आएगा 1.5 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। लास्ट केस और देख ले रहे हैं बेटा। लास्ट केस क्या है आपका 3 फेज 3 वायर। 3 फेज 3 वायर के केस में आपका क्या आएगा 0.583 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। 0.583 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। और जो यहां पे आपका लास्ट में क्या आएगा 1.75 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। 1.75 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। तो देखो ये पूरी कहानी क्या समझ में आई। यहाँ पूरे में मैंने एक चीज बताने की कोशिश करी है। देखिए आपका अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहानी क्या है कि भाई आप डीसी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप एसी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन कंडक्टर के हमें एरिया देखना पड़ता है कि कितना कंडक्टर किस पर्टिकुलर सिस्टम में लग रहा है, क्योंकि कंडक्टर की कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बेटा ज्यादा कॉस्ट कंडक्टर की होती है तो ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर में लगना है कंडक्टर,
भाई वो तो 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इस तरीके से लगना है कंडक्टर, तो कॉस्ट उसकी। और ऐसा भी नहीं कि सिंगल कंडक्टर लगना है भाई, अगर मैं जब भी हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, सिंगल फेस वो सॉरी 3 फेज सप्लाई है, तो उसमें क्या 3 फेज 4 वायर है, सही है, तो 3 तो फेस के वायर आपके रन कर रहे हैं, और उसके बाद नीचे आपका न्यूट्रल का वायर भी रन कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर फिर लाइटनिंग वाले वायर की प्रोटेक्शन के लिए वायर आपका रन कर रहा है। तो कंडक्टर की कॉस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये कंपैरिजन चार्ट है कि अगर हम भाई ये सिस्टम यूज करते हैं तो इसके कंपैरिजन में इसमें कितना कंडक्टर लगेगा, और कॉस्ट वाली टर्म डीसी में नहीं आएगी, एसी में आएगी। ठीक, चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना चाहिए, काफी था, आज काफी लंबा लेक्चर शायद हो गया होगा, शायद अब तक का सबसे लंबा लेक्चर होगा। खैर एक दो बातें जो लेक्चर के लास्ट में जो बोलनी होती है कि देखिए आपको कहीं कोई दिक्कत लगती है वो यूट्यूब पर आप कमेंट करो, ठीक है, तो 101% मेरा रिप्लाई आपको मिलना ही मिलना है, सही, मे भी पॉसिबल तुरंत ना मिले, 2-4-6 दिन बाद मिले, लेकिन रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। ठीक, दूसरा आज मैंने कुछ कन्वेंशनल के क्वेश्चन कराए, तो वो क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा मत सोचना कि भाई वो क्वेश्चन सर ने कहा ये ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है और ये क्वेश्चन बीच में, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको सीखना है कि आप इस क्वेश्चन से कितना ज्यादा सीख सकते हो, सही। और उसके अलावा एक दो इंपॉर्टेंट बातें कहनी होती है। देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वैसे हमारा जो जेनिक एजुकेशन है, जेनिक एजुकेशन हमारा एसएससी जेई और जितने भी आपके चाहे यूपीपीसीएल हो, यूपीआरएमएल हो, सीएसईबी हो, सीआईएल हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव जेई और ए लेवल का एग्जाम उसके लिए हमने अलग से कोर्स, पेड कोर्स डिजाइन कर रखा है। पेड कोर्स का मैं प्रोसेस बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल का भी है, सिविल का भी है, मैकेनिकल का भी बन रहा है। इलेक्ट्रिकल का बताता हूँ मैं आपको, जैसे इलेक्ट्रिकल का कोर्स है, तो इलेक्ट्रिकल कोर्स में क्या है कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 600 घंटे का है, ठीक है, और उस 600 घंटे में कहानी क्या है, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, मैंने पढ़ाया, तो मशीन लगभग हमने पढ़ाया होगा 100 घंटे से ज्यादा, पावर सिस्टम हमने 100 घंटे ज्यादा पढ़ा रखा है। जैसा हम इलेक्ट्रिकल मशीन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में कहानी क्या है कि 5 पार्ट है मेरी समझ से, ट्रांसफॉर्मर पहले तो बेसिक हो गया, फिर ट्रांसफॉर्मर हो गया, डीसी मशीन हो गया, इंडक्शन मशीन हो गया, सिंक्रोनस हो गया, स्पेशल मशीन हो गया, ठीक है। जैसे ट्रांसफॉर्मर लगभग 25 घंटे पढ़ा दिया, 25-26 घंटे का, उसके बाद 20 से 22 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं पॉसिबल सारे के सारे ट्रांसफार्मर के साथ करा रखे हैं, थ्योरी के साथ। फिर 250 से 300 ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने पॉसिबल बन सकते हैं सारे करा दिए, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए हुए हैं आपके। ऐसे फिर डीसी में पढ़े, सही, तो इस तरीके से पावर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पावर सिस्टम में 100 घंटे ज्यादा पढ़ाया है। अब चाहे आपका पावर सिस्टम एनालिसिस हो, चाहे आपका एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम हो, चाहे आपका पावर प्लांट हो, चाहे आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन हो, सब कुछ डिटेल में पढ़ा रखा है। वैसे ऐसे 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो भी पढ़ा रखा है। उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रिकल 60 घंटे से ज्यादा पढ़ा रखा है। उसके अलावा मतलब हम 3-4 लोग की टीम में सबने पढ़ाया मिलके, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रखा है, मेजरमेंट पूरा पढ़ा रखा है। तो अगर आप वो पेड कोर्स लेना चाहें, पेड कोर्स में मेरे ख्याल से 600 घंटे से ज्यादा तो आपका कोर्स ही हो गया। उसके अलावा 500 से ज्यादा कन्वेंशनल क्वेश्चन करा रखे हैं और 3 से 4,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रखे हैं, डिटेल सॉल्यूशन, सही, तो वो कोर्स भी आप ले सकते हो। और उस कोर्स लेने के लिए आप तो सीधा हमारी जेनिक एजुकेशन की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिए। मेरे ख्याल से 50% डिस्काउंट इस समय चल रहा होगा जहाँ तक है, तो आप बाय कर सकते हो। उसके अलावा हमारे जेनिक एजुकेशन के 4 ऑफिस भी हैं, एक तो हमारा छत्तीसगढ़ कोरबा में ही है, दूसरा हमारा छत्तीसगढ़ भिलाई में ऑफिस है, वहाँ से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, थोड़ा सा शायद वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट कम पड़ती है, 2-4-5%। उसके अलावा प्रयागराज में हमारा नया ऑफिस खुला है, वहाँ से भी बाय कर सकते हो। उसके अलावा अगर बिहार पटना की बात करूँ तो बिहार पटना में भी हमारा एक ऑफिस खुला हुआ है, तो वहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। अब देखिए उस पेड कोर्स का फायदे क्या है, बस 1-2 मिनट की बात खत्म कर रहा हूँ। देखिए जैसे आपका टाइम बेटा बहुत कीमती है, टाइम कीमती से मतलब क्या है कि आप किसी कोचिंग में पढ़ने जा रहे हो, अच्छी बात है, तो वहाँ पे क्या है, हमारा कोचिंग का टाइम आपका दोपहर में 12 से 2 है, तो 12 से 2 तो ही पढ़ोगे, है ना, तो 12 से 2 ही पढ़ोगे, लेकिन आपका जाने में भी आधे घंटा लग रहा है, आने में भी आधा घंटा लग रहा है, माना 1 घंटा है, 3-4 घंटे आपको लग रहे हैं। वीडियो कोर्स में क्या है कि सिंपल अपने मोबाइल में देखिए, लैपटॉप में देखिए, जस्ट जब मन चाहे तब देखिए, सही। तो वीडियो कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, वो भी आप ले सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पे तो हमसे कनेक्ट ही रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए ये मैं पेड कोर्स के बारे में बताना जरूरी होता है वो बता दिया, और जो भी आपको कोई रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए, वहाँ कोई दिक्कत आती है आपको पेड कोर्स रिगार्डिंग तो आप यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।